Hello students, today we will learn about the chapter of first arrival of Europeans in India. भारत में यूरोपियों का आगमन। आज हम इस चैप्टर में इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि भारत में यूरोपियन का आगमन क्यों हुआ था और वो किस पर्पस से भारत आए थे। Firstly, I will give you introduction about this chapter. European reached India in search of wealth and power. The demand for Indians' commodities like silk, muslin, cotton cloths, black pepper and spices, etc. were increasing in European nation. यहाँ पे इंडियंस से क्या क्या चीज़ों की डिमांड थी यूरोपियंस नेशन में। यूरोप के जो राष्ट्र थे उसमें इंडिया के व्हाट डू यू मीन्स ऑफ कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ मीन्स माल। यहाँ से जो हमारे जो भारत देश है वहाँ से यूरोपियन कंट्री में मांग थी लाइक सिल्क, मुस्लिन, कॉटन क्लॉथ्स एंड ब्लैक पेपर एंड स्पाइसेस, जिससे कि वो अपने यूरोपियन नेशन अपने यूरोपीय राष्ट्र की संपदा को बढ़ा सके और यहाँ से वेल्थ और पावर गेन कर सके। फर्स्टली वेरियस कंट्री केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट बाई लैंड रूट फॉर ट्रेडिंग। फर्स्टली क्या हुआ था, अलग अलग वेरियस कंट्री के लोग यहाँ आए थे नॉर्थ वेस्ट से और किस किस रूट से, लैंड रूट से, फॉर ट्रेडिंग व्यापार करने के उद्देश्य से। फॉर ईयर्स अरब्स कंट्रोल द लैंड रूट बट ड्यू टू सम रीजन दैट ट्रेड थ्रू लैंड वाज स्टॉप। बट कुछ रीज़न की वजह से व्यापार का जो लैंड रूट था वो रुक गया। नेक्स्ट टॉपिक, क्रिस्टोफर कोलंबस। He was the brave sailor who tried to found out a new sea route to India, tried to found India. जो क्रिस्टोफर कोलंबस जो था एक ब्रेव सेलर था, एक बहादुर विक्रेता था। उसने हर बार इसने यह सर्च करने की कोशिश की कि उसको कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे वो समुद्री मार्ग से ईज़िली तरीके से भारत जा सके और वहाँ से ट्रेड कर सके, व्यापार कर सके। He always believed that one can reach east via west. वो हमेशा इस बात पे बिलीव करते थे कि हम वेस्ट के थ्रू ईस्ट में जा सकते हैं इजली तरीके से। He accidentally discovered America. इसी बीच में क्या हुआ, सडनली, एक्सीडेंटली मीन्स अचानक से कह लो या संयोगवश कह लो आप लोग, उनको अमेरिका की खोज कर ली इन्होंने। तो फिर इसमें ये क्वेश्चन भी आपका बनता है कि अमेरिका की खोज किसने की थी, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने। थ्रू आउट हिज लाइफ ही थॉट दैट ही रीच्ड इंडिया फ्रॉम न्यू सी रूट। इसका थ्रू आउट क्या हुआ, उनकी जो लाइफ में थोड़ा बदलाव आया और वो मोस्टली उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया की तरफ आने के लिए उन्होंने सी रूट की खोज कर ली, नए रास्ते का मार्ग उन्होंने निकाल ही लिया। So even today, the natives of America are called Red Indians and group of Iceland are called West Indies. So आज क्या होता है, आज जो है नेटिव्स, जो अमेरिका के जो नेटिव कंट्रीज़, अमेरिका से रिलेटेड और भी कंट्रीज़ हैं, वो रेड इंडियंस बुलाते हैं और ग्रुप ऑफ आइसलैंड को वेस्ट इंडीज़ बुलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, वास्को डगामा द पुर्तगीज। वास्को डिगामा कौन था, एक पुर्तगाली था, पुर्तगीज था। On 2nd May, look at this date. On 2nd May 1498, he reached the port of Calicut from Portugal, crossing the Cape of Good Hope in South Africa. 2 मई 1498 को वो कैलिकट के पोर्ट पे पहुँचे, कहाँ से, पुर्तगाल से, क्रॉसिंग द केप ऑफ गुड होप इन साउथ अफ्रीका। ही डिस्कवर्ड अ न्यू सी रूट टू इंडिया। उन्होंने न्यू सी रूट की खोज कर ली इंडिया की ओर जाने के लिए, इंडिया की ओर जाने के लिए। ही टुक द परमिशन ऑफ ट्रेडिंग फ्रॉम अ लोकल किंग नेम्ड जैमोरिन इन कैलिकट। और उन्होंने क्या किया, उसने वास्को डगामा ने व्यापार करने के लिए वहाँ के जो तत्कालीन राजा थे उस समय के कैलिकट के, उनका नाम क्या था, जैमोरिन, उनसे उन्होंने परमिशन भी ले ली थी। The Portuguese established fort in Calicut for trade in 1500. जो पुर्तगीज थे उन्होंने उसके लिए किले का निर्माण करवाया कैलिकट में, जिससे वो व्यापार को आसानी से कर सके 1500 में।
द चीफ कमांडर नेम्ड अलबुकुर्के डिफीटेड गोवा इन 1506। वहाँ का जो चीफ कमांडर था उसका नाम क्या था? अलबुकुर्के, जो कि गोवा में पराजित हो गया था। कौन पराजित हो गया था? अलबुकुर्के इन गोवा में कब हुआ था? 1506 में। विद इन 100 years द पुर्तगीज established कंट्रोल ओवर गोवा, मुंबई, मैंगलोर, ड्यू, कोचीन एंड आइसलैंड ऑफ लंका। लगभग इससे क्या हुआ? 100 साल पहले पुर्तगीज यहाँ पे अपना पूरा ऑल ओवर कंट्रोल कर चुके थे। कहाँ कहाँ पे? गोवा में, मुंबई में, मैंगलोर, ड्यू, कोचीन और जो आइसलैंड लंका है उन सभी जगहों पर। एंड ऑफ पुर्तगीज रूल। अब पुर्तगीज के रूल का कब एंड हुआ उसके बारे में हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। इन द बिगनिंग ऑफ 17th century द पुर्तगीज एक्सपेंडेड दियर ट्रेड इन बंगाल। 17th century में क्या हुआ था? पुर्तगीज ने अपने जो उनका व्यापार था उसको पूरा विस्तार कर लिया था। कहाँ पे? बंगाल में। द सूबेदार ऑफ बंगाल कंप्लेन टू शाहजहां अबाउट द रॉन्ग डूइंग ऑफ पुर्तगीज ट्रेड्स। उस समय के जो बंगाल के जो सूबेदार थे उन्होंने शाहजहां को इसकी कंप्लेन की कि जो ब्रिटिश हैं वो गलत तरीके से व्यापार कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट द फोर्ट ऑफ हुगली वाज डिस्ट्रॉयड। इसका रिजल्ट क्या हुआ? जो कैलीकट पे जो किले का निर्माण करवाया गया था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। और जो पुर्तगीज का जो शिप थे जिसके थ्रू व्यापार करते थे उसको भी शाहजहां ने जलवा दिया। इन दिस वे द रूल ऑफ पुर्तगीज एंडेड एक्सेप्ट इन ड्यू, दमन एंड गोवा। इसके अलावा पुर्तगीज का किस के अलावा? ड्यू, दमन और गोवा के अलावा पुर्तगीज का थोड़ा सा वहाँ पे बस कुछ ही राज्यों में उनका नियम रह गया, और ड्यू, दमन और गोवा के अलावा। नेक्स्ट टॉपिक द डच। पुर्तगीज के बाद हमारे भारत में कौन आए थे? डच आए थे। ये भी किस पर्पज से आए थे? ट्रेडिंग के पर्पज से, व्यापार करने के पर्पज से। आफ्टर पुर्तगीज द डच केम टू इंडिया फॉर ट्रेड फ्रॉम हॉलैंड, नेदरलैंड्स। पुर्तगीज के बाद डच भारत आए, वो भी हॉलैंड से व्यापार करने के लिए। एट द फर्स्ट दे एस्टेब्लिश्ड फोर्ट इन पुलिकट एंड मद्रास। उन्होंने पहला किला स्थापित किया पुलिकट में और मद्रास में। इन 1663 दे एस्टेब्लिश्ड अ ट्रेडिंग सेंटर इन आगरा टू। इसके अलावा 1663 ईस्वी में उन्होंने अपना व्यापार का केंद्र आगरा में भी स्थापित कर लिया। एट दिस टाइम ब्रिटिश हैड ऑल्सो केम टू इंडिया फॉर ट्रेड। इसी समय पे ब्रिटिश भी थे, वो भी भारत में व्यापार के पर्पज से आ चुके थे। द डच कुड नॉट फेस द थ्रू कॉम्पिटिशन प्रोवाइडेड बाय द ब्रिटिश। जो डच जो थी वो उस कंपटीशन को फेस नहीं कर पा रही थी जो ब्रिटिश के थ्रू उनको प्रोवाइड की गई थी। देन ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया। ब्रिटिश का भारत में इंटरेस्ट। द ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600 ड्यूरिंग द रीजन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। जो ब्रिटिश थे वो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हमारे इंडिया में की थी। कब? 1600 में। जब किसके शासनकाल में? जब वहाँ की महारानी ब्रिटेन की कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ। इन 1608 द फर्स्ट ब्रिटिश शिप रीच्ड इन इंडिया एट द पोर्ट ऑफ सूरत। 1608 में पहला ब्रिटिश का जहाज कहाँ पहुँचा था? सूरत के बंदरगाह पर। द कैप्टन ऑफ द शिप विलियम हॉकिंस वॉज द फर्स्ट टू सेट हिज फुट इन इंडिया। जो उस समय जो शिप के जो कैप्टन थे उनका क्या नाम था? विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जो थे उन्होंने अपना उस टाइम पे पहला कदम भारत में रखा था। और ही मेड जहांगीर फॉर ट्रेडिंग बट लेटर रिफ्यूज टू गिव परमिशन। और उन्होंने उस समय के राजा कौन थे? जहांगीर। उससे उन्होंने व्यापार करने के लिए परमिशन लिया, पर कुछ समय बाद उस परमिशन को उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। किसने रिफ्यूज कर दिया? जहांगीर ने। सो सर थॉमस रॉय अराइव्ड एंड गॉट परमिट टू एस्टेब्लिश अ ट्रेडिंग सेंटर इन सूरत। तो फिर क्या हुआ? इसलिए जो सर थॉमस रॉय थे वो आए और उन्होंने
व्यापार करने के लिए परमिशन लिया और उनको परमिट कहाँ का मिला? ट्रेडिंग सेंटर बनाने का सूरत में। लेटर ऑन द दिल्ली वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ शाहजहां। कुछ समय बाद में क्या था? दिल्ली में किसका शासन था? शाहजहां का। ही गेव परमिशन टू द ब्रिटिश फॉर ट्रेडिंग इन बंगाल। उन्होंने भी क्या किया? ब्रिटिश को यह परमिशन दे दी कि वो बंगाल में अपना ट्रेड कर सके, अपना व्यापार कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक, द फ्रेंच। इन 1664 फ्रेंच एस्टेब्लिश ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। फर्स्टली कौन आया था? पुर्तगाल आए थे। सेकेंडली कौन आया? डच आए। फिर कौन आया? फ्रेंच के लोग आए। उसी बीच में कौन आया? ब्रिटिश भी आए हमारे देश पे। सारे किस पर्पज़ से आए थे? व्यापार करने के, ट्रेड करने के पर्पज़ से। इन 1664 फ्रेंच एस्टेब्लिश ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। 1664 ईस्वी में जो फ्रेंच थे उन्होंने अपना व्यापार का केंद्र कहाँ बनाया था? भारत को बनाया था। दे एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्रीज इन सूरत, मछलीपट्टनम एंड पुडुचेरी। और उन्होंने अपनी फैक्ट्री का निर्माण करवाया था सूरत, मछलीपट्टनम एंड पुडुचेरी में। जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स वांटेड टू एक्सपेंड द फ्रेंच रूल इन इंडिया। जो जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स थे वो चाहते थे कि वो फ्रेंच रूल को भारत में एक्सपेंड कर सकें। देयर वाज स्टिफ कॉम्पिटिशन मीन्स दोनों के पीछे बराबरी टक्कर का कॉम्पिटिशन बिटवीन द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश टू गेन पावर इन इंडिया। अब क्या था? दोनों के बीच स्टिफ कॉम्पिटिशन था। किसके बीच में? फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में। किस पर्पज़ से? इंडिया में जो है पावर को गेन करने के लिए। एज अ रिजल्ट मैनी वार्स वर फॉट बिटवीन दैम। इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों के बीच में बहुत सारे वार्स हुए, युद्ध हुए। बट ब्रिटिश इमर्जेड एज द विक्ट्रीज। पर भाग्यवश क्या होता था? हमेशा ब्रिटिश की जीत हो जाती थी। एट द लास्ट फ्रेंच गॉट द कंट्रोल ओवर द ट्रेडिंग सेंटर ऑफ माहे एंड द चंद्रनगर एंड पुडुचेरी। लास्ट में जो फ्रेंच के जो लोग थे उनको सिर्फ फ्रेंच थे उनको सिर्फ कहाँ कंट्रोल मिला व्यापार करने का? माहे, चंद्रनगर और पुडुचेरी में। नेक्स्ट, ब्रिटिश ट्रेड इन इंडिया। ब्रिटिश का भारत में व्यापार। द फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर इन हुगली एंड एस्टेब्लिश्ड मैनी फोर्ट्स इन 1651। जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपना फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर हुगली में बनाया और वहाँ बहुत सारे किले का निर्माण करवाया। कब? 1651 में। द फोर्ट्स वर गार्डेड बाय द ब्रिटिश ट्रूप्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फैक्ट्री। जो यहाँ पे जो किले का निर्माण करवाया जा गया था उसकी पहरेदारी यहाँ के ब्रिटिश सैनिक करते थे, जो कि फैक्ट्री का प्रोटेक्शन कर सकें, उसकी सुरक्षा कर सकें, इसलिए वो ब्रिटिश सैनिक इस किले की पहरेदारी करते रहते थे। They did not pay taxes to the Mughal Emperor Aurangzeb for trading against an annual payment. वे लोग क्या किए? जो ब्रिटिश लोग थे वो पेमेंट, जो टैक्स था व्यापार करने के लिए कुछ टैक्स पे करना था, पर वो टैक्स पे नहीं कर रहे थे मुग़ल एम्परर, जो उसमें मुग़ल शासक था औरंगजेब को, और उनका जो एनुअल पेमेंट था उसको भी वो नहीं पे कर रहे थे। एट दिस टाइम द कंपनी वांटेड द अर्न मोर मनी। इस समय पे क्या था? जो कंपनी थी वो बहुत सारा धन कमाना चाहती थी। सो दे ट्रेड विदाउट पेइंग टैक्सेस टू द एम्परर। इसलिए वो उनको बिना पेमेंट किए हुए ही, बिना टैक्स पे किए हुए अपना व्यापार करना चाहती थी। Some officers of the company an undue advantage and did not pay tax for their private trade. Some officers जो थे कंपनी के वो भी इसका फ़ायदा उठा रहे थे, वो भी जो टैक्स पे करते थे वो भी प्राइवेट ट्रेड को उसको पे नहीं कर रहे थे। As a result, it reduced the tax collection of Bengal. इसका परिणाम यह हुआ कि टैक्स कलेक्शन को रिड्यूस कर दिया बंगाल का। इट वाज द अपोज्ड बाय द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान। जो उस समय जो बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खान ने। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलीवर्दी खान द डिस्प्यूट बिटवीन नवाब एंड द कंपनी इंक्रीज्ड। उस समय में जो वहाँ के जो राजा थे, कौन थे? अलीवर्दी खान, वो डिस्प्यूट कर रहे थे बीच में नवाब और कंपनी को इंक्रीज करने में।
उसको बढ़ाने में। When the सिजाउद्दौला सन ऑफ अलीवर, जो सिजाउद्दौला था उनका पुत्र था अलीवर्दी खान, बिकम द नवाब, ही टू गॉट इन्वॉल्व इन मैनी बैटल्स विद द कंपनी। जो सिजाउद्दौला का जो बेटा था अलीवर्दी खां, वो क्या था, वो नवाब के अगेंस्ट में बहुत सारे युद्ध में कंपनी के साथ में था। बैटल ऑफ प्लासी कब? 1757। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल इन 1956। सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब बने थे 1956 ईस्वी में। ही इमीडिएटली स्टार्टेड टू डोमिनेट द ब्रिटिशर्स। उन्होंने ये जब वो नवाब बने तो उन्होंने सबसे इमीडिएटली ये स्टार्ट किया कि कैसे डोमिनेट, उनको उसके ऊपर कैसे उसके ऊपर वो हावी होने लगे। किसके ऊपर? ब्रिटिश के ऊपर। ही इमीडिएट स्टार्टेड टू डोमिनेट द ब्रिटिशर्स। वो इमीडिएटली हावी होने लगे किसके ऊपर? ब्रिटिशर्स के ऊपर। द ब्रिटिशर्स टू हेल्प द राइवल्स ऑफ सिराजुद्दौला टू रिमूव हिम एज द नवाब ऑफ बंगाल। जो ब्रिटिश थे और जो उसने क्या किया, जो उसका प्रतिद्वंदी था, राइवल्स मीन्स होता है प्रतिद्वंदी। ब्रिटिश जो थे उन्होंने हेल्प ली उसके प्रतिद्वंदी सिराजुद्दौला को रिमूव करने के लिए। कौन से नवाब के? कहाँ के नवाब के? तो नवाब ऑफ बंगाल के नवाब की। देयर वर समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट्स when British trades failed to pay taxes, which was applicable for Indian as well as British traders. There were sometimes conflicts, मतलब कभी कभी हमेशा संघर्ष करते हुए जो ब्रिटिश जो थे अपने व्यापार को बढ़ा रहे थे, पर वो कभी संभवतः उसमें संघर्ष करते फेल हो गए थे। विच वॉज द एप्लीकेबल, इसका क्या हुआ? कभी कभी जो समटाइम्स क्या था, कॉन्फ्लिक्ट्स करना पड़ता था उसके लिए संघर्ष करना पड़ता था जब ब्रिटिश ट्रेडर्स जो थी, व्यापारी जो थे, टैक्स को पे करने में फेल हो गए थे। विच वाज द एप्लीकेबल फॉर इंडियंस एज वेल एज ब्रिटिश ट्रेडर्स। ही ऑर्डर्ड ब्रिटिशर्स टू नॉट टू फोर्टिफाई द फैक्ट्री एंड पे टैक्सेस एज पर ऑर्डर। उन्होंने ब्रिटिशर्स को ये उन्होंने ऑर्डर दिया कि to not fortify the factory and pay taxes as per order. This provoked Sirajuddaulah to wage war with Britishers and he expelled from Calcutta. उसके बाद क्या हुआ था, जो सिराजुद्दौला जो था वो वेज वार के लिए प्रवोक कर रहा था किसको? ब्रिटिशर्स एंड ही एक्सपेल्ड फ्रॉम द कैलकाटा। सिराजुद्दौला को बार बार वेजवार के लिए प्रवोक कर रहा था ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर। कौन कर रहा था? बंगाल का नवाब। और उनको एक्सपेल्ड कर दिया गया। एक्सपेल्ड मीन्स होता है उनको निष्कासित कर दिया। कहाँ से? कलकत्ता से। और सिराजुद्दौला को कलकत्ता से बाहर भगा दिया गया। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी 1757। जो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, उस दौरान क्या हुआ था, उसके बारे में हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि प्लासी के युद्ध के दौरान उस समय में क्या हुआ था। तो कब हुआ था? द ब्रिटिश रिप्लाइड स्ट्रांगली टू सिराजुद्दौला अंडर द लीडरशिप रॉबर्ट क्लाइव। जो ब्रिटिश तो रिप्लाई स्ट्रांगली, उन्होंने सिराजुद्दौला को रिप्लाई किया किसके लीडरशिप में? रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में। क्लाइव ब्रीबर्ड मिर्जाफर एंड द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराजुद्दौला प्रॉमिस टू मेक हिम द न्यू नवाब ऑफ बंगाल। जो क्लाइव जो थे उन्होंने मिर्जाफर से ये प्रॉमिस किया था कि जो कमांडर चीफ था सिराजुद्दौला, प्रॉमिस टू मेक हिम टू न्यू नवाब ऑफ बंगाल। जो मिर्जाफर से उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि जब हम सिराजुद्दौला को हटा देंगे तो बंगाल का जो नया नवाब उनको बनाया जाएगा। सो ज्वाइन द ब्रिटिश, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश को ज्वाइन कर लिया था। क्लाइव किल्ड एंड डिफीटेड सिराजुद्दौला। उसके बाद क्या होता, जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने क्या किया? सिराजुद्दौला को युद्ध में पराजित कर दिया। बैटल ऑफ प्लासी कौन से युद्ध में? प्लासी की युद्ध में। एंड ब्रिटिश वॉन द वॉर, और ब्रिटिश जो थी युद्ध को जीत गई थी। दिस वार मार्क द बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इससे क्या हुआ? ब्रिटिश रूल की भारत में इस युद्ध के बाद जो ब्रिटिश रूल की स्थापना
हो गई भारत में। इट वॉज कंसिडर्ड एज द टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन हिस्ट्री। इसलिए यह सब माना जाता था कि यह एक टर्निंग पॉइंट था भारत के इतिहास के लिए। बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। आफ्टर ऑफ प्लासी द ब्रिटिश अपॉइंटेड मीर जाफर एज द न्यू नवाब ऑफ बंगाल एंड रॉबर्ट क्लाइव रिटर्न टू इंग्लैंड। जब बैटल प्लासी के युद्ध के बाद जो ब्रिटिश जो क्या थे, अपॉइंटेड मीर जाफर को वो अपॉइंट करते हैं नया नवाब बना के, कहाँ का? बंगाल का। एंड रॉबर्ट क्लाइव रिटर्न टू इंग्लैंड, और बंगाल का नया नवाब मीर जाफर को बना के जो रॉबर्ट क्लाइव जो होता है वो इंग्लैंड रिटर्न हो जाता है। आफ्टर सम टाइम मीर जाफर बिकम एंग्री विद द ब्रिटिश। कुछ समय बाद क्या होता है? मीर जाफर भी जो होता है ब्रिटिश से एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। सो ब्रिटिश रिप्लेस्ड हिम विथ मीर कासिम, सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर। तो क्या करता है, इसलिए जो ब्रिटिश होते हैं वो मीर जाफ़र के जो सन इन लॉ मीन्स होता है पोता, जो मीर जाफ़र का जो पोता होता है रिप्लेस करके मीर कासिम को वहाँ का शासक बनाना चाहता है। क्यों बनाना चाहता है? क्योंकि मीर जाफ़र भी उनसे गुस्सा हो गया था। इस वजह से मीर कासिम वाज ए वेरी एबल एंड डिसिप्लिन रूलर। जो मीर कासिम था बड़ा ही योग्य और डिसिप्लिन वाला सिद्धांतवादी शासक था। प्रॉब्लम अरोज अगेन बिटवीन नवाब एंड द कंपनी फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो गई दोनों के बीच में कि जो ब्रिटिश कंपनी थी वो टैक्स पे नहीं कर रही थी, विच रिजल्टेड वार बिटवीन नवाब एंड द ब्रिटिश इन 1763। मीर कासिम वॉज डिफीटेड इन द वर्ल्ड बट ही एस्केप्ड। क्या हुआ था जिससे कि इसका रिजल्ट क्या हुआ? दोनों के बीच में युद्ध हुआ। अब ब्रिटिश जो है 1763 में, ये युद्ध कब हुआ था? 1763 में। किसके बीच में? मीर कासिम और ब्रिटिश के बीच में, जिसमें मीर कासिम क्या हुआ? पराजित हो गया, पर वो वहाँ से भाग गया था, निष्कासित स्केप कर गया था, वहाँ से वो पलायन कर गया था। ही फॉर्म्ड एन आर्मी विद नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम। फिर क्या उन्होंने उसको एक नई आर्मी सेना का गठन किया, फॉर्म किया, नवाब अवध शुजाउद्दौला और मुगल एम्परर शाह के साथ मिलकर नई सेना बनाई। ये नई सेना किसने बनाई थी? मीर कासिम ने, जो कि वहाँ से एक्सकेप्ट कर गया, जो पलायन कर गया था, उसने उन दोनों के साथ मिलके एक नई सेना बनाई। द 3 कंबाइंड फोर्सेज एंड कंपनी फोर्सेज वेज्ड वार द बक्सर इन 1764। फिर से 3 जो कंबाइंड फोर्सेस थी और कंपनी की फोर्सेस थी, दोनों के बीच में फिर से एक बार बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। द कंपनी वन द वार सडनली, बंगाल अवध एंड मुगल एम्पायर वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। जो क्या होता है, जो कंपनी होती है, जो कंपनी है इसमें युद्ध से जीत जाती है, और बंगाल अवध और मुगल एम्पायर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। ये जो सारे जो होते हैं राज्य जो हैं, बंगाल अवध मुगल एम्पायर, सारे क्या होते हैं? ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव वॉज सेंट टू इंडिया टू कंट्रोल द सिचुएशन। और फिर क्या होता है? रॉबर्ट क्लाइव को इंडिया फिर से भेजा जाता है यहाँ की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। Thus in the way, a trading company in India gained the supreme political power in the subcontinent of India. इस प्रकार से जो कंपनी थी व्यापार का एक पावर गेन कर लेती है, राजनीति पावर गेन कर लेती है इंडिया में, जो कि पावर इन जो पूरे उपमहाद्वीप भारत के उपमहाद्वीपों में, जिससे कि वो अपना व्यापार पूरे भारत में ईजिली तरीके से कर सके, और उसने अपना व्यापार का केंद्र भारत को ही चुन लिया था।